नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और आज ये हमारे प्रश्नोत्तर सीरीज़ हमने फिर से चालू की है, जिसमें आज हम 90 नंबर का वीडियो पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज हम पढ़ेंगे समाज विज्ञान कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और अध्याय 5। कुछ बच्चे अध्याय से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इकाई से पढ़ते हैं, क्योंकि बुक में अध्याय भी दिए गए हैं और इकाई भी दिए गए हैं। तो अध्याय से पढ़ना है, अध्याय से जो पढ़ रहे हैं वो अध्याय के हिसाब से देखते रहें, और जो इकाई से पढ़ रहे हैं वो इकाई के हिसाब से पढ़ते रहें। और मोस्टली तो आपको ये है कि वीडियो नंबर के हिसाब से आपको पढ़ते रहना है। अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर को आज हम देखेंगे और इकाई 5 के भी प्रश्नोत्तर को आज हम देखेंगे, क्योंकि इकाई 5 भी है यही पाठ मानचित्र पठन एवं अंकन, और अध्याय 5 भी यही पाठ है मानचित्र पठन एवं अंकन। तो बस अपनी क्लास शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखो, जो हम कर रहे हैं अब प्रश्नोत्तर, और हम करने वाले हैं इकाई 5 मानचित्र पठन एवं अंकन के लिए प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2013 में ये सिर्फ फर्स्ट नंबर पर जो पॉइंट दिया गया है उसके बारे में पूछा जा चुका है। यानी कि जो चित्र दिए गए हैं, जो भी मापन संकेत हैं, इनके बारे में हम बुक से पढ़ाई की है हमने, तब हमने इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं तो हम प्रश्नोत्तर के रूप में ही पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया कि दिए गए वायु मापक संकेत चिन्हों को पहचानिए, उनका नाम व वेग लिखिए, क्योंकि उनका नाम भी लिखना है हमको और उनकी स्पीड के बारे में भी बताना है। तो नंबर 1, नंबर 2, 3, 4। तो देखिए, इसमें जो नंबर 1 है, नंबर 1 ये सिंबल होता है शांत का। किसका होता है सिंबल? शांत। और इसकी स्पीड क्या होती है? 0 से लेकर 1 मील प्रति घंटा, 1 मील प्रति घंटा। और दूसरा जो सिंबल है, ये जो एक एरो है, एरो हमको स्पीड की डायरेक्शन दिखाता है, और ये ऊपर जो डंडी लगी हुई है स्पीड, ये हमें स्पीड बताता है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? धीर समीर। इसको बोलेंगे हम धीर समीर, इस सिंबल को। और इसकी स्पीड क्या रहने वाली है? इसकी स्पीड रहने वाली है 8 से 12 मील प्रति घंटा। ठीक है। अगला सिंबल दिया गया है कि एक एरो दिया है और उस पर 3 लाइनें बनी हुई हैं। एक एरो और 3 लाइनें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रबल समीर। प्रबल समीर। और इसकी स्पीड रहेगी 25 से 31 मील। अगला है चौथे नंबर पर पॉइंट बना हुआ है, एरो इस तरफ बना हुआ है और 4 लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, एक एरो और 4 लाइनें, इसको बोले हम झंझा, यानी कि थोड़ा सा तेज़ हवा। इसकी स्पीड रहेगी 39 से 46 मील। और आखिरी पॉइंट है 5 नंबर का, उसमें एरो बना हुआ है और 5 फुल डंडी हैं और एक हाफ डंडी है। एक हाफ डंडी से स्पीड बढ़ती है 5 मील की। मैं आपको पहले पढ़ाया था तब बता चुका हूँ। तो इसको बोलेंगे झंझावत। क्या बोलेंगे इसको? झंझावत। और इसकी स्पीड रहने वाली है 64 से 75 मील। तो इस तरह ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न ये है कि दिए गए मेच्छादन संकेत चिन्हों को पहचानिए और उनकी मात्रा व स्तर को लिखिए। तो उनके मात्रा व स्तर को बताना है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है, जो पहला दिया गया है इसकी मात्रा है 1/8, स्तर है निम्न स्तर। देखिए 1/8, 1/8, 3/8, 2/8 कैसे है बता देता हूँ। एक सर्कल है, एक ये सर्कल है अपना, देखिए अच्छे से बताते हैं। सर्कल के बाद क्या होता है, इसमें 8 हिस्से इसके किए जाते हैं। 8 हिस्से इसके कर दिए, तो अगर हमने एक हिस्से को भर दिया तो ये हो गया हमारा 1/8, 2 हिस्से भर दिए तो हो गया हमारे 2/8, 3 भर दिए तो हो गया 3/8। इसी तरह मेच्छादन के जो संकेत हैं उनको 8 हिस्सों में बांटकर किसी सर्कल को शो किया जाता है। अब देखिए, अब पढ़ते हैं कि पहला जो हमारा सिंबल बना हुआ है, गोल सर्कल में खड़ी डंडी है बीच में, उसकी मात्रा होती है 1/8, उसका स्तर होता है निम्न स्तर। दूसरा है, इसमें भी 1/8 ही है, क्योंकि एक ही डंडी है, तो ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका हो गया उच्च स्तर। वर्टिकल है यानी खड़ी डंडी है तो निम्न स्तर, और तिरछी डंडी है तो उच्च स्तर, यानी कि ज़मीन के समानांतर। अब तीसरा ये है, इसमें 3/8 बोला है, क्योंकि 3/8 में क्या हुआ है
कि इन्होंने ये जो ब्लैक सर्कल दिख रहा है ये दो एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है और एक डंडी बना दी है, तो ये तीसरे हिस्से को ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर ये भर देते, इसको भी ब्लैक पूरा भर दिया जाता, तो ये 4, देखिए ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हिस्सा भर दिया गया है तो ये 2 हिस्से को काउंट करता है, और ये हिस्सा खाली छोड़ दिया गया है तो ये हिस्सा एक 1 को काउंट करता है। इसको लिखा गया है 3/8 निम्न स्तर। ठीक है, अब आगे आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर आप देख पा रहे हो 2/8 है, क्योंकि इसमें नीचे कोई डंडी नहीं है। समझने वाले समझ रहे होंगे। देखिए इसको क्या किया गया है, अगर 8 हिस्सों में बांटें हम तो इस तरह से, तो 2 हिस्से ब्लैक पूरे भरे हुए हैं, तो ये 2/8 है। ठीक है, अब यही ये ब्लैक हिस्सा भरा हुआ एक डंडी और होती है, तो इसका 2 काउंट होता है, और ये ब्लैंक है, भरा नहीं है, तो उसका 1 काउंट होता है। टोटल क्या हो जाता है, इसको 3/8 लिख देते हैं हम। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, समझ में आपको आएगा। अब 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वां नंबर सारा भरा हुआ है, केवल एक खाली है, तो इसको हम बोलेंगे 7/8, क्योंकि एक पॉइंट खाली है। पूरे 8 सर्कल में, पूरे एक सर्कल में हमने 8 घर बनाए थे, सारे घर भरे हुए, एक घर खाली है, तो 7/8। इसमें पूरा ब्लैक का ब्लैक है, यानी कि 8/8। 8 घर थे, आठों के आठों भरे हुए हैं, तो निम्न स्तर। अब इसमें बात करेंगे तो 2 डंडियाँ हैं, तो 1/2 या 4/8। इसकी बात करेंगे तो 5/8। इसकी बात करेंगे तो सूर्य प्रकाश उच्च स्तर। ठीक है, याद रखिए, इसको सूर्य प्रकाश बोलते हैं, इसको टोटल बोलते हैं। 8/8 निम्न स्तर। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए समताप रेखाओं द्वारा निर्मित वायुमंडलीय दशाओं को पहचान कर लिखिए। तो देखिए ये साइक्लोन है। साइक्लोन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि साइक्लोन हमेशा एक सर्कल क्रिएट करता है और वो अंदर की तरफ रहता है, अंदर की तरफ ही चलता है। ये यानी कि एक जगह एकत्रित होने की कोशिश करता है साइक्लोन। तो देखिए यहाँ पे जितना भी ये जो बन रहा है सब साइक्लोन ही है, क्योंकि सर्कल इन्होंने बनाया है पैक्ड, हवा बाहर नहीं जा रही है, पैक्ड सर्कल है। जब पैक्ड सर्कल होते हैं, बिल्कुल बंद सर्कल होता है, तो उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। साइक्लोन, तो देखिए सिंबल भी इनने एल लिखा है। एंटी साइक्लोन में सर्कल क्लोज नहीं होता है, हवा ऐसे आती है और घूम के निकल जाती है, ऐसे आती है हवा घूम के निकल जाती है। साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, एंटी साइक्लोन में सेंटर में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तब तो हवा सेंटर में की तरफ नहीं चलती, सेंटर की तरफ से बाहर की ओर चलती है। एंटी साइक्लोन में केंद्र में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ये एंटी साइक्लोन है। 3 चीज़ें देखिए, एक तो इसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, दूसरा एक जो विंड एयर चलती है, हवा चलती है, उसकी क्लोज्ड सर्कल नहीं बनाती, ओपन हवा यहाँ से आई उधर को निकल गई। दूसरी बात, इसके केंद्र में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और बाहर की तरफ प्रेशर कम होता जाता है। साइक्लोन में इसके अपोजिट है। साइक्लोन में क्या है कि एक तो क्लोज्ड बंद गोल घेरा बनता है, ठीक है, ऊपर से साइक्लोन में सेंटर में कम प्रेशर रहता है, बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी प्रेशर केंद्र की तरफ कम होता जाता है, और जो भी डायरेक्शंस है हवा की बहने की वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। 3 मेन डिफरेंस हैं इन दोनों के अंदर। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं कि दिए गए मौसम मानचित्र की व्याख्या कीजिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। यानी कि हमको एक मानचित्र, एक डायग्राम दिखाया जाएगा, अभी एक डायग्राम दिखाया जाएगा, उसमें कुछ लाइन्स होंगी, उनसे हमको पहचानना है कि चक्रवात व गौण चक्रवात का क्षेत्र कौन सा है, वायुफान का क्षेत्र कौन सा है, और प्रति चक्रवात का क्षेत्र कौन सा है। तो प्रति चक्रवात के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि क्लोज्ड सर्कल बनता है और अंदर सेंटर में हाई प्रेशर रहता है। तो ये प्रेशर की लाइन होंगी, इन पर प्रेशर लिखा होगा, तो हम इससे पहचान लेंगे ये प्रति चक्रवात है। चक्रवात हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रेखाएं चलती हैं, सेंटर में कम प्रेशर होता है और एक क्लोज सर्कल बनाता है। प्रति चक्रवात में हवाएं ऐसे निकल जाती हैं। ठीक है, देखते हैं अब चक्रवात और गौण चक्रवात का क्षेत्र। अब देखिए
इसमें हमको बताना है, इसमें चक्रवात और प्रतिचक्रवात का क्षेत्र। अब आप देख सकते हैं चक्रवात और गौण चक्रवात देखें तो जो हमारा जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक है। अब उड़ीसा वाले क्षेत्र में देख रहे होंगे आप कि सेंटर में तो लो प्रेशर है और बाहर हाई प्रेशर है, यानी कि प्रेशर अंदर से बाहर की ओर बढ़ रहा है या बाहर से अंदर की ओर कम हो रहा है। जब केंद्र में प्रेशर कम होता है तो उसको हम चक्रवात बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है, ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, दक्षिणी भाग और ये त्रिपुरा का कुछ हिस्सा है, मिजोरम, यहाँ चक्रवात की स्थिति है। क्यों, देखिए पहचानिए, यहाँ 990 प्रेशर है, बाहर 992 प्रेशर है। तो जब केंद्र में प्रेशर कम होता है तो चक्रवात के दिखाता है कि यहाँ चक्रवात बनेगा। और एक बात और, वहाँ पे क्लोज बंद सर्कल होगा। तो देखिए बंद सर्कल बना रहा है, बंद सर्कल बना रहा है, देखिए, यानी कि चक्रवात का क्षेत्र है। हम चक्रवात पहचानना सीख गए। अब हमको बताना है गौण चक्रवात, एंटी साइक्लोन। अब देखिए एंटी साइक्लोन में क्या होता है, प्रेशर हमेशा सेंटर में ज़्यादा होता है और बाहर की तरफ प्रेशर कम होता चला जाता है, ठीक है। बाहर की ओर प्रेशर क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो उड़ीसा के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्र जो दिख रहे हैं हमको बंगाल की खाड़ी के ऊपर, गौण चक्रवात का क्षेत्र बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि रेखाएं आ रही हैं और रेखाएं ऐसे निकली चली जा रही हैं, रेखाएं ऐसे बन की चली जा रही हैं, तो ये हो गया गौण चक्रवात। अब वायुफान की बात करें कि वायुफान का क्षेत्र कहाँ पर है, तो वायुफान का क्षेत्र देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, यहाँ पे वायुफान बन रहा है। वायुफान हमेशा ऐसे ही बनता है, ऐसा एक आपको पतंग जैसी दिखी, ऐसा पतंग जैसे ऐसा सिंबल दिखा तो वहाँ से वहाँ वायुफान बनेगा। आप याद रखिए, तो वायुफान हमेशा इस तरह का शेप बनेगा, जहाँ पर इस तरह का शेप बनेगा ऐसा पहाड़ जैसा, तो वायुफान वहाँ पे बनेगा। आप इससे पहचानिए कि कहाँ पर वायुफान बन रहा है। हमने आपको चक्रवात की पहचान बता दी है, प्रतिचक्रवात की पहचान बता दी है, वायुफान की पहचान बता दी है, तो यही हमको इसमें बताना था। अब प्रतिचक्रवात देखिए, अब प्रतिचक्रवात बताते हैं। प्रतिचक्रवात में हमने बताया आपको कि लाइंस आती हैं, ऐसे आएंगी और घूम के निकल जाएंगी, और इसके प्रेशर में यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देखिए प्रतिचक्रवात ये बन रहा है, देखिए यहाँ 100 मिलीबार प्रेशर, केंद्र में प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ प्रेशर कम होता जा रहा है, तो ये बन रहा है हमारा प्रतिचक्रवात। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि मौसम मानचित्र की 5 विशेषताएं बताइए। अब मौसम का जो मानचित्र हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कि हम मानचित्र की सहायता से हम मौसम के बारे में जानकारी ले सकें। कोई भी हम मानचित्र देखें तो उससे हम मौसम के बारे में भविष्यवाणी कर सकें कि कहाँ अतिवृष्टि होगी, कहाँ ओलावृष्टि होगी, कहाँ सूखा पड़ेगा, कहाँ चक्रवात, कहाँ प्रतिचक्रवात, यानी कि मौसम के बारे में संपूर्ण जानकारी किसी मानचित्र से ले लेना ही मौसम मानचित्र कहलाता है। अब 5 विशेषता देखिए कि पहला तो ये है कि मौसम मानचित्रों की सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसलिए तो मौसम मानचित्र को पढ़ते हैं कि हमको पता समय रहते पता चल जाए कि यहाँ आज चक्रवात आने वाला है, बहुत तेज़ हवाएं चलने वाली हैं, तो पहले से हम सुरक्षा की दृष्टि से अपना सुरक्षित जगह पर सेटल हो जाए। दूसरा है कि मौसम मानचित्रों की सहायता से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, तूफान, हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी द्वारा जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। यानी कि पहले से हमको पता होगा क्या होगा तो हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तीसरा, मौसम मानचित्रों की सहायता से समुद्री तरंगों की जानकारी मिलती है, जिसमें नौसंचालन को सुरक्षित किया जा सकता है। मौसम मानचित्र से हमको समुद्र में लहरें किस तरह से कार्य करने वाली हैं उसके बारे में पता चलता है। तो हमारा जो भाई विंडो बंद करना पीछे हमारे, तो किस तरह से हम हमारे जो नौसेना है, जो समुद्र में हमारी सेना के जहाज़ हैं, उनको हम अलर्ट कर सकते हैं कि आज बहुत तेज़ समुद्र में लहरें उठने वाली हैं। चौथा, मौसम मानचित्रों से वायु के वेग का पूर्वानुमान वायुयान की उड़ान को सुरक्षा देने में सहायक है। यानी मौसम मानचित्र से हमको ये भी पता चलता है कि हवाएं कितना तेज़ चलने वाली हैं किस क्षेत्र में, तो हमारे जो वायुयान हैं, जो
एयरप्लेन हैं, तो उनको भी हम बता सकते हैं कि आप उस क्षेत्र में आज मूवमेंट ना करिए। 5वां है कि मौसम मानचित्रों से मौसम पूर्वानुमान द्वारा कृषि की मौसम के अनुसार देखभाल करने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि हमको पता चल गया कि मौसम किस तरह रहने वाला है, तो उसी तरह से लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि इस तरह की फसल इस बार करिए। 6वां है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, अकाल, भूकंप आदि के जनजीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि हमको भारत का मानचित्र है, भारत के मानचित्र में हमको पूर्वी देशांतर रेखा, मन्नार की खाड़ी, रानीगंज, दिल्ली से चेन्नई रेल मार्ग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, कपास उत्पादक क्षेत्र, ग्रांड ट्रंक रोड, दिल्ली से कोलकाता वायु मार्ग, भोपाल, त्रिवेंद्रम, हिमालय की वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति, गन्ना उत्पादक क्षेत्रों को हमें मानचित्र में बताना है। तो देखिए ये हमारा भारत का नक्शा, इसमें हमको सारी चीज़ों को बताना है जो चीज़ें हमने देखी। देखिए एक तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई यहाँ पे क्योंकि महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक है, महाराष्ट्र यही नहीं है, यहाँ तक फैला हुआ है क्योंकि ये नागपुर भी है, ठीक। हमको दूसरा बताना है कि दिल्ली से चेन्नई तक का रोड, तो देखिए दिल्ली से हमें चले झांसी से भोपाल होते हुए, नागपुर होते हुए और हमें चेन्नई पहुँचेंगे। त्रिवेंद्रम ये रहा, ये मन्नार की खाड़ी है, श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच में जो खाड़ी पड़ती है उसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड दिल्ली से चलते हुए लखनऊ वाराणसी होते हुए वाराणसी तक पहुंचती है ग्रांड ट्रंक रोड। रानीगंज यहाँ पर है, कोलकाता यहाँ पर है, उड़ीसा यहाँ, ठीक है, लखनऊ। और हमको इसमें बताना है एक कि 82.1°/2 पूर्वी देशांतर रेखा, तो वो ये रेखा है, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा है। और ये जो जहाँ बिंदी दिख रही हैं आपको, बिंदी जैसे कि ये दिख रहा है, तो ये क्या है, कपास उत्पादक क्षेत्र है। कपास हमेशा ज़्यादा मालवा में होता है, हमको पता है कि मध्य प्रदेश के इंदौर की तरफ कपास पाया जाता है, तो ये वही मालवा का क्षेत्र है, यहाँ पे कपास होता है। ये हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं जो लाइन वर्टिकल हैं, यहाँ पे हिमालय पर्वत हैं। ये जो बिंदी हैं 4-5 बिंदी दिख रही होंगी, ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। और यहाँ पर ये ब्लैक स्पॉटेड हैं, ये ज्वारी उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। तो नक्शे को 2-4 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली है, हरियाणा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ये हमारा यूपी है, यूपी से लगा हुआ बिहार है, तो ये सारी चीज़ें। ये तो दूसरा देश आ गया, नेपाल, भूटान। तो इस नक्शे में हमने इतना देखा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी हमको बहुत कुछ देखना है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि हमको कुहासा, ओला यानी कि निम्न मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने के संकेत बताइए कि कुहासा को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ओला को किस तरह हम मानचित्र में बनाते हैं। ये कितनी बार आया, 13, 14, 16, 17, हर साल आता है। संपूर्ण मेघाच्छादन किस तरह बनाते हैं, हिम को किस तरह दिखाते हैं, वर्षा को किस तरह दिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं। अब देखिए संकेतों को देखना है हमको कि किस तरह किस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। कुहासा को 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कोहरा है, हमारा कोहरा होता है, तो 3 लाइन होंगी किसी भी मानचित्र में, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर कोहरा ज़्यादा पड़ता है। त्रिभुज होगा तो हम सोचेंगे कि ओला यहाँ पे ज़्यादा पड़ता है। संपूर्ण मेघाच्छादन एक ब्लैक सर्कल, पूरा ब्लैक सर्कल स्पॉटेड होगा, तो हम समझेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेघाच्छादन। और देखिए आगे हिम, वर्षा जो होती है, जो बर्फ़ गिरती है, तो उसको कैसे दिखाया हमने, स्टार के रूप में दिखाया है। वर्षा को भी ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखाया है। शांत वायु को गोल सर्कल, 2 छोटे गोल सर्कल खाली, है ना, केवल 2 सर्कल, एक के अंदर एक, तो इसको शांत वायु के रूप में दिखाते हैं। प्रबल समीर को हमने बताया था कि एरो, 3 डंडी। कुहासा को सिंपल 2 लाइन, कुहासा 2 सिंपल लाइन है, कोहरा 3 लाइन है, ठीक है। कुहासा 2 लाइन का होता है, 2 लाइन से दिखाते हैं, और कोहरा को हम 3 लाइन से दिखाते हैं। अब मंद समीर, एक एरो, एक उसके ऊपर डंडी। धुंध को देखिए 2 सर्कल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तड़ित झांझा देखिए, तड़ित झंझा का दिखाया, एक टी बना दिया है, उस पर आर नाम का एक एरो लगा दिया है। सूर्य का प्रकाश पहले ही बात कर चुके हैं, एक सर्कल होगा, अंदर एक बिंदी रखी होगी, ये सूर्य का प्रकाश है।
फुहार, फुहार को ऐसे कॉलम की तरह दिखाते हैं कि कॉलम जो हम लगाते हैं। धीर समीर में एक एरो, 1.5 डंडी। झंझा में एरो दूसरी तरफ को हो जाता है और 4 डंडी बराबर होती है, ये झंझा होता है। और झंझावात में फिर एरो सीधे हाथ की तरफ होता है और झंझा में एरो उल्टे हाथ की तरफ होता है। थोड़ा सिंबल है, याद करिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप, भारत के जो मानचित्र है उसमें हमको क्या क्या बताना है। लक्षद्वीप बताना है, नर्मदा नदी, बॉम्बे हाई, छोटा नागपुर का पठार और कोलकाता। देखिए नर्मदा नदी तो आप जानते हैं अमरकंटक से निकलते हुए सीधे गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, तो ये नर्मदा नदी है हमारी। बॉम्बे हाई की बात करें, बॉम्बे हाई तो बॉम्बे से 25-30 किलोमीटर दूर समुद्र में है, तो ये बॉम्बे हाई है। छोटे नागपुर पठार की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार ये है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता यहाँ पर है, ठीक है। और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप यहाँ पर है। तो हमने सारी चीज़ें इसमें देख ली हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमको देखना है कि भिलाई, मुंबई, यानी कि हमको इसमें केवल नक्शे में ही देखना है क्या क्या चीज़ें पूछी हैं इन्होंने। तो मुंबई, भिलाई कहाँ पर है, मुंबई हाई, भांगड़ा नाकल बांध, रानीगंज, झारिया, मथुरा तेल शोधन, कलपक्कम, हजीरा विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, कांडला बंदरगाह, हिंद महासागर, तारापुर परमाणु बिजली केंद्र, शीतकाल में वर्षा वाले क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान का नाम सहित भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले 2 पड़ोसी देश नाम सहित मालाबार रूट, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए अगर आपको ये पता है कि ये जैसे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन है, ये कहाँ से निकली, हजीरा कहाँ है, हजीरा गुजरात में, विजयपुर मध्य प्रदेश में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से स्टेट तो हमको, राज्य तो पता रहता है नक्शे पे राज्य कहाँ पर है, उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं। अब देखिए ये जो हजीरा से जो पाइपलाइन निकली है जगदीशपुर से, जगदीशपुर ओरई, ओरई देखिए यूपी में, विजयपुर एमपी में, झाबुआ एमपी में, हजीरा महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। तारापुर बिजली केंद्र की महाराष्ट्र में, मुंबई हाई हम देख चुके हैं, ये अरब सागर है। भाखड़ा नागल बांध यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है। थार बलूचस्थल ये गुजरात, उसमें राजस्थान में। मथुरा तेल शोधन यंत्र कहाँ पर, मथुरा में है। ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल, हम पिछले में भी देख चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में। ये भूटान है। सबसे वर्षा वाला क्षेत्र है मानेसराम, सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ होती है। रानीगंज, झारिया, भिलाई ये छत्तीसगढ़ में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, तो देखिए उड़ीसा यहाँ पर है तो चिल्का झील है। चेन्नई देखिए यहाँ पर है। कलपक्कम यहाँ पर है। और मालाबार तट ये रहा, ठीक है। और जहाँ सर्दी में वर्षा होती है तो ये क्षेत्र है। शीतकाल में वर्षा हो पाने वाले क्षेत्र यानी कि यहाँ पर मान लो बेंगलोर, ठीक है। पड़ोसी देश हम बता चुके हैं, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा। अब देखिए इसमें ही क्या क्या फिर से पूछा उन्होंने अगले प्रश्न में कि नर्मदा नदी, इन चीज़ों को बताइए भारत के नक्शे पर। तो देखिए नर्मदा नदी है, तारापुर अणु विद्युत गृह है, छोटा नागपुर का पठार, गंगा नदी, गंगा नदी तो यहाँ से हरिद्वार से निकली और यूपी होती हुई कानपुर होती हुई सीधे बिहार गया होती हुई और फिर पश्चिम बंगाल में होके सीधा चली जाती है, अपने समुद्र में मिल जाती है। ये चिल्का झील उड़ीसा में हम देख चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अब इसमें क्या क्या पूछा है। देखिए जो कर्क रेखा पूछी है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के विदिशा से होकर निकलती है। नर्मदा नदी आप याद कर लीजिए, नर्मदा नदी यहाँ जो पॉइंट मिलता है ये वाला, बस यहाँ से ऐसी लाइन बना दीजिए, नर्मदा नदी लोग समझ जाएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो असम यहाँ पर क्योंकि 7 सिस्टर्स हैं। अरावली की पहाड़ी हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ी हैं। तो डायग्राम को 1-2 बार देखेंगे आपको सब याद आएगा। देखिए अगले प्रश्न में क्या बताना था। कच्छ का रण, चेरापूंजी, हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आप ये 5-6 डायग्राम आप देख लेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। जब मैं फाइनल प्रिपरेशन जब कराऊंगा एग्ज़ाम के समय पर, तो ये जो भारत के नक्शे हैं इनको मैं ब्लैंक लेके आऊँगा और आपको वहाँ से बताऊँ, याद करने का तरीका बताऊँगा किस तरह आपको याद करना है। आपको कोई भी परेशानी नहीं लेना है, हैडल नहीं लेना है इस विषय को लेके। सारा विषय ये सोचिए कि आपको बहुत अच्छा हो जाएगा एग्ज़ाम तक। देखिए अगला आखिरी प्रश्न है, ये हजीरा से जगदीशपुर पाइपलाइन है, ये विजयपुर होती हुई जाती है, विजयपुर ओरई होती हुई जाती है। कच्छ का रण गुजरात में है, तो यहाँ पर गुजरात है, तो गुजरात में होगा कच्छ का रण। चेरापूंजी यहाँ पर है,
विशाखापट्टनम ये रहा उड़ीसा में, छोटा नागपुर का पठार ये है। यानी कि आपको राज्य याद हैं कि राज्य कौन कहाँ पर है, थोड़ा भी आइडिया, और किस राज्य में क्या चीज़ है, तो उस हिसाब से आप नक्शे पर मार्क कर देंगे। और थोड़ा सा आप नर्मदा नदी का पूछें, जैसे नर्मदा नदी अभी पढ़ चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो कैसे बताओगे आप? बताया ना कि ये कोना जहाँ जाके ख़त्म हो रहा है वहीं से ऐसी लाइन खींच दो, ये नर्मदा नदी हो जाएगी। ठीक है, थार यहाँ पर बना दो क्योंकि राजस्थान के एरिया जाता है। तो इस तरह से आपको सब चीज़ें आ जाएंगी। देखिए अभी कुछ चिन्ह है, देखिए फुहार ये रहा, धुंध ये रहा, घने बादल, शांत, प्रबल समीर, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले प्रश्न में। तो आज ये अध्याय 5 और यूनिट 5 इकाई समाप्त हो गई है, प्रश्न उत्तर। तो आप अच्छे से पढ़िए, एक दो बार देखिए, वही हर डायग्राम में वही रिपीट हुआ है बार बार। और लोगों से कहिए चैनल को ज़्यादा ना सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।